आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम बात करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। तो जो भी बच्चे आप अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोट्स के लिए आपके लिए ये लिखावट के आधार पर ही वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसके आधार पर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं और संक्षारण साथ में विकृत गंधता किसे कहते हैं। शॉर्ट में समझेंगे सब चीज़ों को, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी को समझाते हैं बहुत ध्यान से। ठीक है, बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाले, कैसे भिन्न गुणधर्मों वाले, ठीक है, भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ मिलते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं और सर्वथा नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ओके, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उत्पाद को रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है और अभिकारक को रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर लिखा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए देख लेते हैं हम। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के लिए हम निम्न पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें हम देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन होगा। जो सॉलिड होगा वो क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा, यानी कि तरल हो जाएगा। और जो द्रव बन जाएगा यानी कि तरल हो जाएगा। जो तरल है वो गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि अवस्था का परिवर्तन होना भी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रिया में ये नहीं अवस्था में, जैसे जल से बर्फ बना तो वो ठोस हो गया, तो द्रव से ठोस होना ये रासायनिक परिवर्तन का मतलब लक्षण नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में निम्न लक्षण होने चाहिए: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस निकलना, ताप परिवर्तन और अवक्षेप का निर्माण। ये 5 प्रक्रियाएं अगर आपको किसी अभिक्रिया में दिख रही हैं या किसी परिवर्तन में दिख रही हैं तो हम उसे रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलो, रासायनिक अभिक्रिया हमने समझ ली, तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है तो देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशंस किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, ठीक है, ध्यान समझना, अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों को मानक प्रतीकों, किसके आधार पर? मानक प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित करने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस डिफिनेशन को आप अपने दिमाग में बिल्कुल लोड कर लें। ठीक है, निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की हम अभिक्रिया कराते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी प्रतीकात्मक अगर रासायनिक समीकरण देखा जाए तो इसको केमिकल रिएक्शंस में अगर हम देख दें तो क्या नज़र आता है? तो यहाँ पर दिखता है कि 2 मैग्नीशियम परमाणु लिए। अब देखिए, मैग्नीशियम को हमेशा ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये सॉलिड एलिमेंट होता है, मतलब कठोर तत्व है। ठीक है, ठोस तत्व है। और ऑक्सीजन को इस तरह से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो जितनी भी गैसें वायुमंडल में विद्यमान हैं या फिर गैस अवस्था में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन्हें हम इस माध्यम से लिखते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और ये मतलब जो रासायनिक समीकरण है उसमें किस तरफ लिखे गए हैं? बाईं तरफ लिखे गए हैं। ठीक है, इनके मिलने से बनता है 2MgO, यानी कि उत्पाद प्राप्त हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु प्राप्त हुए। ओके, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साइड में आपको दिखाया गया है कि इधर मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं और इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पर 2MgO यानी कि 4 परमाणु हो गए। ठीक है, 2 मैग्नीशियम के और 2 ऑक्सीजन के। तो इस तरह से संतुलित समीकरण मानी जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? बैलेंस्ड रिएक्शन। तो यहाँ भी समझ लेते हैं कि बैलेंस्ड रिएक्शन किसे कहते हैं। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो लिखा है कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष यानी कि तीर के निशान के दाईं ओर और बाईं ओर,
यानी कि बाईं ओर और दाईं ओर दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। किस तरफ? बाईं और दाईं दोनों पक्षों में परमाणुओं के समान संख्या होनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं कि अभिक्रियाओं के प्रकार। तो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहला नंबर आता है, नंबर 1 आता है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, इसी के माध्यम से आप अपने एग्जाम में बोर्ड परीक्षा को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के माध्यम से। ये पहला चैप्टर है विज्ञान का जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एंड रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके, तो एडिशनल रिएक्शंस की बात करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ कह दो, तत्व कह दो, यौगिक कह दो। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तब ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहेंगे। इसके 2-2, 3-3 नाम हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको एडिशनल रिएक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है। एग्जाम्पल में लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना बुझा चूना। तो बिना बुझा चूना को जब जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल 2H। ये क्या होता है? विलयन होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या निकलता है? हीट निकलती है। तो एक तरह की एक अभिक्रिया हो गई है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो गई, क्योंकि इसमें हीट निकल रही है। 2 प्रोडक्ट आपस में मिल रहे हैं तो उससे हीट निकल रही है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम संतुलित अभिक्रिया को, समीकरण को समझाने की कोशिश करेंगे। तो संतुलित समीकरण देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का एक परमाणु है और 2 जल के हैं ना, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का इधर भी है। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 2 हो गए दोनों तरफ, और कैल्शियम का 1, हाइड्रोजन के 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के भी 2 हैं और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी अभिक्रिया क्या मानी जाएगी? संतुलित अभिक्रिया मानी जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगली अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान से समझें आप कि वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? कि अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? अपघटन अभिक्रिया जैसे कहते हैं डिसोसिएशन कंपोजिशन रिएक्शन, टूटने वाली अभिक्रिया। ठीक है, डिसोसिएशन भी कह सकते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है इसकी डिफिनीसन और क्या इसके एग्जाम्पल हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये देख लेते हैं। तो इसका जो वो है डिफिनीसन देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, कितने अभिकारक? एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, बात समझ में आई? इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक भाग लेगा और इससे 2 उत्पाद का निर्माण होगा। 2 या 2 से अधिक उत्पाद भी बन सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, ठीक है, और एक उत्पाद बन रहा है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो निम्न प्रकार की हो सकती हैं। प्रेजेंस ऑफ जो अपघटन करने के लिए यूज किए जाने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे हीट होता है, विद्युत होता है। ठीक है, उस आधार पर ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं। तो इसका पहला पॉइंट जो है ऊष्मीय वियोजन। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। तो इसमें जो ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है अपघटन के लिए, तो उसमें ऊष्मा का उपयोग हो रहा है। किसका हो रहा है? ऊष्मा का। तो इसे कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है। क्या दिया गया है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो सॉलिड है, इसको जब हीट दी जाती है तो ये बिना बुझा चूने में चेंज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस के रूप में निकल जाता है। आगे बात करते हैं वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन जो अभिक्रिया होती हैं उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, इसमें अभिक्रियाएं जो होती हैं अभिकारकों को अपघटन हेतु
अवकारकों के अपघटन हेतु क्या मिलता है, विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यूज ऑफ एनर्जी के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब यानी कि ऊष्मा है, और दूसरा है विद्युतीय ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युतीय ऊर्जा में जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो इसे वाटर मालिक्यूल के 2 मालिक्यूल लिया तो ये लिक्विड अवस्था में रहता है, इससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको कठिन एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो सरल एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और किस तरह से उन्हें स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश अपघटन। तो ये अभिक्रिया जो फोटोसिंथेसिस होता है तब भी वाटर के अपघटन के लिए इस प्रक्रिया का यूज किया जाता है, जिसे फोटोलिसिस कहा जाता है। तो प्रकाश ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में वाटर को डिकम्पोज कर देता है हाइड्रोक्साइड में और साथ में हाइड्रोजन परमाणु में। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या है, प्रकाश अपघटन या प्रकाश रासायनिक अपघटन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अपघटन हेतु प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिया है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो फिर हमें सिल्वर और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, सिल्वर सॉलिड प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ओके, आगे बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन और प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की। रिएक्शन नंबर 3 कैसा हो जाएगा, तीसरा नंबर विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इंग्लिश में आप याद करने की कोशिश करें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि अपने इसके प्लेस को चेंज कर देना, यानी कि जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं, जो पदार्थ में शामिल होते हैं कम क्रियाशील तत्व, उन्हें अधिक क्रियाशील तत्वों के माध्यम से रिप्लेस कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ओके, तो लिखा है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसकी यौगिक से अलग कर देता है, उसके यौगिक से अलग कर देता है। इस तरह की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जो ये अभिक्रियाएं होती हैं क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, आयरन के साथ कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन कराती है, या फिर कॉपर सल्फेट के विलयन में जब कील को डाला जाता है, आयरन को डाला जाता है, तो क्या मिलता है हमें, फेरस सल्फेट यानी कि लाल कलर का पानी मिलता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, कॉपर अलग हो जाता है, आयरन सल्फेट बचता है और कॉपर अलग हो जाता है, क्योंकि कॉपर जो है अभिक्रिया श्रेणी में सबसे नीचे आता है। क्रिया धातुओं की बात करें अधिक क्रियाशील तो सबसे कम क्रियाशील कॉपर है, और आयरन जो है अधिक क्रियाशील होता है कॉपर की तुलना में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट रिएक्शंस की, जिसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभी हमने कहा था विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो अभी जो विस्थापन अभिक्रिया थी उसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को कर रहा था। इसमें दोनों जो अणु होंगे उसके प्रत्येक अणुओं के जो परमाणु होंगे वो रिएक्शन में भाग लेंगे। देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, मतलब 2 अभिकारक जो भाग लेंगे उनमें दोनों में आयनों का आदान प्रदान हो, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यह कहलाती है। ठीक है, जैसे कि सोडियम सल्फेट को हमने लिया और ये एक्वेटिक होता है, मतलब जलीय होता है, जलीय विलयन लिया, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का विलयन लिया। इन दोनों में जब रिएक्शन हुई तो इसमें बेरियम जो था सल्फेट के साथ चला गया और सोडियम जो था क्लोरीन के साथ चला गया। ओके, तो यहाँ पे लिखा बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप जो नीचे बैठ जाता है, इसका मतलब होता है नीचे बैठ जाना। तो इसमें नीचे बैठ जाता है तली पर और बचता है सोडियम क्लोराइड विलयन बचता है। क्या बचता है, सोडियम क्लोराइड विलयन बचता है। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान से समझिए कि इसमें सोडियम सल्फेट लिया गया है और बेरियम क्लोराइड लिया गया है। ठीक है, बाद में ये बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के वो बेरियम सल्फेट जो होता है अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है और बचता है सोडियम क्लोराइड का विलयन। ठीक है, अब देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इसके बारे में और दिया गया है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में अवक्षेप प्राप्त होता है इसलिए ये अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का आप नाम याद रखना, दूसरा नाम हो जाता है
अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या हो जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये तुम्हारे हो गई चौथी टाइप की रिएक्शन। ठीक है, ये चौथी रिएक्शन हो जाएगी। इसकी बात करते हैं तो ये पांचवी रिएक्शन है। ये पांचवी रिएक्शन है ऑक्सीकरण या उपचयन। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण या उपचयन। सिंपल सी बात है कि आप इंग्लिश में रिएक्शंस को याद करने के प्रयास करें। ठीक है, तो इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको बार बार दो दो तीन तीन नामों का उच्चारण नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देख लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का हास्य हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर देखा गया है कि कॉपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन का योग जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग होता है। अब देखिए कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, बन रही कॉपर ऑक्साइड, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सीकरण होती है, एक अपचयन होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ध्यान, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का चला जाना, हाइड्रोजन का मिल जाना। तो इसमें देखो क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हास्य या हाइड्रोजन का योग होता है। ध्यान रखना बिल्कुल कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हास्य होगा, ऑक्सीजन अपने अणु से अलग हो जाएगी, यौगिक से अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन परमाणुओं का योग हो जाएगा। ठीक है, पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, उसे रिडक्शन कह सकते हैं। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हट जाना और हाइड्रोजन का मिल जाना। देख लेते हैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड एग्जाम्पल में दिया गया, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दी गई है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जब गर्म किया जाता है, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। ठीक है, गर्म किया जाता है तो कॉपर सल्फेट का सॉलिड अलग हो जाता है और वाटर बन जाता है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेती है और बनाता है जल। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया तुम्हारी क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की, जिसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हों, ऑक्सीडेशन भी हो और अपचयन भी हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हों तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देख लेते हैं आप, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसा कि पहले वाले में बताया था अपचयन वाले में, उसी एग्जाम्पल को दोबारा रिपीट करते हैं, इसे ध्यान से समझना आप। तो यहाँ पर लिखा कॉपर ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन है। यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया में बताया गया कि जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन छोड़कर दूसरे को ऑक्सीजन दे दे तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जा रही है तो इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, तो यह कह रहे हैं ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होते हैं, तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पर आ जाती हैं दो प्रकार की अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सथर्मिक रिएक्शन तथा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न हो। ध्यान रखना, एक्स माने होता है बाहर जाना या बाहर निकलना। ठीक है, ऊष्माक्षेपी कह सकते हैं आप, छेपी से भी समझ, छेपी मतलब होता है बाहर निकालना, शोषी का मतलब होता है अंदर लेना। अब देखिए किसी भी ईंधन को अगर हम जलाएं तो उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। ईंधन को जलाने में ऑक्सीजन का यूज होता है और ईंधन को जब हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी है। उसके साथ में कुछ उसमें जो नमी होती है वो जलवाष्प के रूप में निकल जाती है और क्या मिलता है, हमें हीट मिलती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जब मैथेन गैस को जलाया जाता है
ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में मेथेन गैस को जलाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, यानी कि जल वाष्प प्राप्त होती है। और साथ में क्या मिलता है, हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट। जब हीट निकलती है तब इसे क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, आगे लिखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में समझ लेते हैं। शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना, ऊष्मा को अवशोषित करना। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में दिया गया है कि वे रिएक्शंस या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें प्रगति, जिनकी प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है। अगर उससे हम रिएक्शन कराएंगे तो उसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। अच्छा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं उसे, पाचन प्रक्रिया है तो उसमें भी ऊष्मा निकलती है। जो जितने भी कार्बनिक पदार्थ सड़ते गलते रहते हैं उनमें भी ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। आपने अपने आस पड़ोस देखा होगा कि जैसे मान लो कहीं कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया तो उससे हीट के रूप में कुछ ऊष्मा निकलती रहती है, मतलब भाप के रूप में कुछ ऊष्मा निकलती रहती है, आप उसे महसूस कर सकते हैं। तो वो सब क्रियाएँ क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल ही कहलाते हैं। ठीक है, एक श्वसन प्रक्रिया है, बहुत बार पूछा गया श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो कहना ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। वैसे तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एग्जाम्पल में श्वसन आ जाता है, पाचन आ जाता है और साथ में तुम्हारा क्या बोलते हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं वो सब आ जाते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में देख लेते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लिया, ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड में ऊष्मा यूज की तो उसे मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। तो इसका एग्जाम्पल एक है, सिंगल सा है, आप इसे याद रखें, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अब रिएक्शंस आपकी समाप्त हो जाती हैं। तो जितने भी प्रकार की हमने रिएक्शंस आपको पढ़ाई हैं वो सभी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और उनको बार बार रिवीजन करें। आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली हैं। ठीक है, इसी चैप्टर से संबंधित एक हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, उसमें आप अपनी इन अभिक्रियाओं में क्या सीखा उनके बारे में समझ सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि हमारे आस पड़ोस दैनिक जीवन में कुछ प्रक्रियाएँ होती रहती हैं, उन प्रक्रियाओं में हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनमें सुधार ला सकते हैं। ठीक है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या क्या कहते हैं। देखिए, तो एक होता है संक्षारण। क्या कहलाता है, संक्षारण यानी कि कोरिजन। तो संक्षारण होता है जब धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना और व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये किसके एग्जाम्पल हैं, संक्षारण के एग्जाम्पल कहलाते हैं। ठीक है, तो संक्षारण को हम नेक्स्ट चैप्टर में खूब डीपली स्टडी करेंगे, एक पूरा सा वीडियो बना देंगे संक्षारण के ऊपर कि संक्षारण कैसे होता है, इसके रिएक्शंस के बारे में समझाएंगे और संक्षारण में संक्षारण को रोकने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको पूरी साइंस हम देंगे इसी चैनल पर। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक टॉपिक बचा है जिसका कहता है विकृत गंधिता। क्या नाम होता है, विकृति गंधिता यानी कि रेंसिडिटी, सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडेंटी जो होता है, इसमें लिखा है जब तेल या बसा, तेल तथा बसा जो कि प्राकृतिक वाष्पशील होते हैं, खाद्ययुक्त अपचयित हो जाते हैं, खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाते हैं, तब वे दुर्गंधमय हो जाते हैं। कोई चीज़ हम घर में बना के जब रखते हैं, तेल या अन्न, घी या डालडा घी से बना के रखते हैं, तो उन खाद्य पदार्थों को अगर हम खुला छोड़ दें तो कुछ समय बाद उनमें कुछ गंध आने लगती है। ठीक है, कुछ दुर्गंध आने लगती है। उस दुर्गंध से क्या होता है कि उस पदार्थ का जो बनाया है मटेरियल, उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तब दुर्गंधमय हो जाते हैं और इनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को हम विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधता को रोकने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे क्या बचा इसमें देख लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाएंगे इसी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट। थैंक यू सो मच।